और नंबर 3 आ गया हम लोग का यूथीरिया। नंबर 3 आ गया यूथीरिया। यूथीरिया नंबर 3 आया यूथीरिया। बात इतनी समझ में आ गई। अब जरा देखो, जो मेमोरी ग्लैंड है उनका मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोग जो है विविपेरस है, यंग वंस को बर्थ करते हैं। तो यंग वंस को फीडिंग कराने के लिए मेमोरी ग्लैंड का मेन बेसिक इंपॉर्टेंट करेक्टर आता है कि मेमोरी ग्लैंड को कैसे फीड कराना है मेमोरी ग्लैंड से बच्चों को। तो सबसे पहले देखते क्या है कि प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रोटोथीरिया है वो हम लोगों का कैसा है कंडीशन। जो प्रोटोथीरिया है वो हम लोगों की कैसी कंडीशन है, सुनाई दे रहा है? तो अब कंडीशन क्या है कि प्रोटोथीरिया जो पढ़ेंगे हम लोग, प्रोटोथीरिया प्रिमिटिव एनिमल है। प्रिमिटिव एनिमल है तो प्रोटोथीरिया में एग लेइंग, अब ठीक है, एग लेइंग यानी अंडे देने वाले मैमल्स आते हैं। अंडे देने वाले मैमल्स आते हैं, बस समझ गए? जो अंडों को देते हैं वो मैमल्स आते हैं प्रोटोथीरिया में। फिर आते हैं हम लोग मेटाथीरिया में। तो मेटाथीरिया में वो लोग आते हैं जिनके पास मार्सुपियम पाई जाती है। मार्सुपियम का मतलब यहाँ पर इसको बोलते हैं ब्रूड पाउच बोलते हैं। ब्रूड पाउच का मेन मुद्दा होता है, किसी भी ब्रूड पाउच का मेन मुद्दा होता है कि ब्रूड का मतलब होता है जो ब्रीडिंग करने के बाद जो चाइल्ड आता है उसको ब्रूड बोलते हैं। ब्रूड का पाउच का मतलब कि जो चाइल्ड होगा वो उस पाउच में रखा जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ कंट्रीज होते हैं उसमें एक बच्चे को ऐसे पीछे टांग लेते हैं, बच्चे का मुंह ऐसे दिखता रहता है। वैसे यहाँ पर ब्रूड पाउच लगा हुआ है। बच्चा जब डेवलप दे दिया है तो यहाँ पर आकर रख दिया। बच्चा जब तक डेवलप होगा ब्रूड पाउच में बना रहेगा, ऐसे झांकता रहेगा। जब वो डेवलप हो जाएगा, पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, तो ब्रूड पाउच से छलांग मार के बाहर चला जाएगा। तो जिन लोगों में हाँ, कंगारू की तरह नहीं, कंगारू ही मार्सुपियल है। बात समझ रहे हो? कंगारू ही मार्सुपियल है, उसमें मार्सुपियम पाई जाती है, उसमें ब्रूड पाउच प्रेजेंट होता है। बात समझ गए? दूसरी बात आता है यूथीरिया। अगर हम लोग अपने मैमल को देखते हैं तो अब हम लोग मैमेलिया में क्या देखेंगे कि पूरे जो करेक्टर हैं हम लोगों की बेटा, वो करेक्टर हम लोगों के जो हैं वही सारे करेक्टर मैमल्स के पाए जाएंगे, सिर्फ एक को छोड़कर। कि क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा मैमल है जो अंडे देता है। तो प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल अभी हम लोग लिखेंगे। कौन सा मैमल है जिसके पास ब्रूड पाउच है, तो हम लोग मेटाथीरिया में कंगारू को लिखेंगे। कौन सा मैमल है जो प्लेसेंटल है, तो उसमें यूथीरिया लिखेंगे हम लोग। ये होते हैं यूथीरिया जो होते हैं, दैट इज अ प्लेसेंटल मैमल। बात समझिए, प्लेसेंटल मैमल। ये जो हम लोग उधर दिख नहीं रहा, उसको हम लोग प्लेसेंटल मैमल के नेम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है? यस मैम। यस सर। बात समझ में? प्लेसेंटल मैमल यानी प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा वो जंक्शन पॉइंट है जिससे मदर अपने चाइल्ड को बॉडी के अंदर ही फीड कराती है। तो जंक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। बात समझ रहे हो? जंक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस यानी चाइल्ड अगर मेरे अंदर भी डेवलप कर रहा है तो उसको हम कहीं ना कहीं से न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवा रहे हैं। वो न्यूट्रिएंट हम कैसे अवेलेबल करवा रहे हैं, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ जंक्शन पॉइंट। आप लोगों ने देखा होगा नॉवेल से, जब बच्चा बर्थ करता है तो एक इतना छोटा सा पॉइंट लटक रहा होता है जो कुछ समय बाद सूखकर गिर जाता है। तो उस पार्ट को प्लेसेंटा बोलते हैं। एक मेरा प्लेसेंटा होगा और एक चाइल्ड का प्लेसेंटा होगा। जब वो बच्चा बर्थ करेगा तो प्लेसेंटा बीच से काट दिया जाता है, यानी मदर और जो फीटस है उसके जो जंक्शन होता है उसके बीच से काट दिया जाता है। मदर का मदर के अंदर चला जाता है और जो चाइल्ड है उसका उसके साथ लग के बाहर आ जाता है। उस कंडीशन पे वो एक इम्यूनिटी सेंटर होता है। अगर बचपन में वहां पर कोई इंफेक्शन हो जाता है
तो चाइल्ड बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है, इसीलिए उसमें पाउडर वगैरह डालकर उसको सही रखा जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी पूरा जंक्शन एक मेन पाइपलाइन समझ लो, ये प्लेसेंटा है जिससे पूरा पाइपलाइन चालू है। अब पाइपलाइन का मतलब ब्लड, अब ब्लड का मतलब इम्यूनिटी, और ब्लड में ही इम्यून सिस्टम मेंटेन होता है। अगर एक गया तो सब जाएंगे, समझ गए? बात समझ में आ रही है? प्लेसेंटल मैमल, इनके पास प्लेसेंटा पाया जा रहा है, और प्लेसेंटा को बोलते हैं बेटा जंक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, मदर एंड फीटस, जंक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। इतनी बात समझ में आ गई? ये प्लेसेंटल मैमल प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया आ गए। प्रोटोथीरिया में एग लेइंग अंडे देने वाले, मेटाथीरिया में मार्सुपियम ब्रूड पाउच वाले, और यूथीरिया में प्लेसेंटल मैमल यानी जिनके पास प्लेसेंटा पाया जाता है। जंक्शन बिटवीन का ये सिंबल बना हुआ है, जंक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, वो भी इसलिए कि अगर कोई बच्चा बॉडी के अंदर है तो उसको कैसे न्यूट्रिएंट दिया जाएगा, उसके लिए जंक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या बताते हैं कि बेटा अगर हम ये देखते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो अंडे देते हैं, फिर भी ये मैमल है, क्योंकि ये देते तो अंडे हैं लेकिन बच्चों को फीड मेमोरी ग्लैंड से ही करवाते हैं। बात समझ गए? हमने मेमेलिया को क्लासिफाइड कर दिया, मेमेलिया को स्तनधारी में डिवाइड कर दिया, स्तनधारी था, और इन सबको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद भी हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं मैमल में। क्यों? ये देते तो अंडे हैं मगर फीडिंग करवाते हैं मेमोरी ग्लैंड से। ये रखते तो ब्रूड पाउच में लेकिन फीडिंग कराते हैं मेमोरी ग्लैंड से। ये तो प्लेसेंटल मैमल है, ये तो प्लेसेंटा से जुड़े हुए हैं और फीडिंग बच्चों को करवाएंगे मेमोरी ग्लैंड से ही। बात समझ में आ गई? बात इतनी समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात समझ में आई? अब हम क्या मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड का मतलब होता है स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां जो कि मेमोरी ग्लैंड होती हैं, जिनसे बच्चे मिल्क फीड करते हैं, मतलब बेबी मिल्क फीड करते हैं मदर का, उनको हम लोग मेमोरी ग्लैंड के नेम से जानते हैं। बात इतनी क्लियर आई समझ में कि मेमोरी ग्लैंड क्या होती है, क्यों मेमेलिया इसको बोलते हैं, मेमेलिया को 3 क्लासेस में क्यों डिवाइड किया गया है? ये सारी बातें क्लियर हो गई? ये सारी बातें क्लियर हो गई ना? अब जरा देखो, जो एग लेइंग मैमल है, जो एग लेइंग मैमल है उसमें आते हैं हम लोग एकिडना, एकिडना, ठीक, डक बिल प्लेटिपस, डक बिल प्लेटिपस, मैम थोड़ी जोर से। डक बिल प्लेटिपस और एकिडना। एकिडना को डक बिल प्लेटिपस क्यों बोलते हैं? क्योंकि डक का मतलब होता है बतख, अब बिल का मतलब होता है बीक, अब प्लेटिपस जंतु का नाम है, तो इसकी जो चोंच होती है, इसकी जो चोंच बतख की तरह आगे निकली होती है, इसलिए इसको डक बिल प्लेटिपस के नेम से जानते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका ऑर्निथोरिंकस। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका दूसरा एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस। और जो ये मार्सुपियम है इसमें ब्रूड पाउच होते हैं, इसका एग्जाम्पल है कंगारू, इसका एग्जाम्पल है कंगारू। बस समझ गए? और इसका एग्जाम्पल इन सबको छोड़ के जितने कैट, काउ, डॉग, शीप, बफेलो, सब ये प्लेसेंटल मैमल है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स को भी इंक्लूड कर देंगे, ये सब यूथीरियंस हैं, ये सब यूथीरियंस है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। यानी हम लोगों ने जो क्लास पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा कि टेट्रापोडा यानी 4 पैरों वाले जो जानवर हैं वो आराम है। आराम का मतलब एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। समझ गए? जो 4 पैर वाले हैं वो आराम से चलते हैं, 4 पैर वाले आराम से चलते हैं। तो आराम का क्या है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। आज हम लोगों का कौन सा क्लास था? मेमेलिया। मेमेलिया में जितने गुण हम लोगों में पाए जाते हैं, किडनी का पाया जाना, लंग्स का पाया जाना, हाथों का पाया जाना, पैर का पाया जाना, स्किन पाया जाना, नेल्स पाया जाना, हेयर पाया जाना, ये सारा जितना भी करेक्टर है, ये सब करेक्टर का प्रेजेंट होना, ये हम लोगों का क्या है? मेमेलिया के करेक्टर है। लिखिए इसको।
डन मैम। हो गया, रब कर दें। यस मैम। अब मेमेलिया के करेक्टर लिखने की जरूरत है? मेमेलिया में हम लोगों को जो करेक्टर है उनको लिखने की जरूरत है? क्या मैम? जो मेमेलिया है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े जाते हैं, तो हम लोग के करेक्टर को लिखने की जरूरत है? मैम लिख दीजिए तो बेटर होगा। देखो, अब हम लोग पहला करेक्टर देखेंगे। मैं जो पहला करेक्टर है वो कौन सा करेक्टर है, तो सबसे पहले देखते हैं एंडो सॉरी एक्सो एंड एंडोस्केलेटन दोनों प्रेजेंट है। स्केलेटन दोनों प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। एंडो और एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब बाह्य कंकाल, एंडो का मतलब अंतः कंकाल, दोनों प्रेजेंट हैं। फिर एक्सोस्केलेटन क्या है, बाह्य कंकाल क्या है हम लोगों का? बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल क्या है? स्किन, हेयर और नेल्स। स्किन, हेयर और नेल्स, ये हम लोगों के कौन से कंकाल है? बाह्य कंकाल है। बात समझ गए? ट्रंक में डिवाइड है। कई चीजें लोगों ने पेल यहाँ लिख देंगे, कुछ लोगों में कुछ मैमल ऐसे हैं जिनमें टेल पाई जा रही है। दूसरी बात, नंबर 4 है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र विकसित है। डाइजेस्टिव सिस्टम विकसित है, विकसित है, ठीक। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र विकसित है, उत्सर्जन तंत्र विकसित है, विकसित है। फिर नंबर 4 के बाद नंबर 5, नंबर 6 आ जाएगा हम लोग का। उत्सर्जन तंत्र विकसित है, पाचन तंत्र विकसित है, बॉडी हेड नेक ट्रंक टेल में डिवाइड है। फिर आ जाएगा हम लोगों को उत्सर्जन तंत्र के बाद, उत्सर्जन तंत्र के बाद हम लोगों का आता है कि यहाँ पर परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेशन, परिसंचरण तंत्र विकसित है, ठीक। और दोहरा परिसंचरण पाया जा रहा है, दोहरा परिसंचरण पाया जा रहा है। दोहरा परिसंचरण का मतलब होता है डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन पाया जा रहा है। बस समझ में आ गई? डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। फिर ब्लड किस कलर का होगा? ब्लड होगा रेड इन कलर, यानी रुधिर कैसा होगा? लाल रंग का रुधिर होगा, ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाएगा, ठीक है। पिगमेंट यानी पिगमेंट का मतलब होता है कण, एक हीमोग्लोबिन का है जो पाया जा रहा है, जिसकी वजह से रुधिर लाल रंग का दिखाई दे रहा है। हम क्या देखते हैं? एक्सो और एंडोस्केलेटन दोनों प्रेजेंट हैं। बाह्य कंकाल स्किन, हेयर और नेल्स है। बॉडी हेड नेक ट्रंक टेल में डिवाइड है। डाइजेस्टिव सिस्टम विकसित है, उत्सर्जन तंत्र विकसित है, उत्सर्जन यूरिया का होता है। परिसंचरण तंत्र विकसित है, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है, जिसको अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि दोहरा परिसंचरण का मतलब होता है कि एक हार्ट में ब्लड का 2 बार आना, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है। यस मैम। ब्लड रेड इन कलर है, जो कि हीमोग्लोबिन पिगमेंट यानी एक ऐसा कण है, इसके प्रेजेंट होने की वजह से रुधिर का रंग लाल कलर का दिखाई देता है, रुधिर का रंग लाल कलर का दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? यस ये मैम। बात आप लोग नोट करिए इसको और अच्छे से
तैयार कर लेना, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। डन मैम। हो गया? यस सभी का मैम। हो गया? रब कर दें। यस। अब जरा देखो, हम लोगों में उत्सर्जन किसके द्वारा हो रहा होगा? उत्सर्जन तंत्र क्या होगा? किडनी होगी। हम लोगों में उत्सर्जन किडनी के द्वारा होगा, और किडनी पेयर्ड होगी। पेयर्ड होगी, किडनी पाई जाएंगी, और किडनी होगी मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक का मतलब क्या होता है? मेटानेफ्रिक का मतलब होता है अगर किडनी बाहरी और आंतरिक भाग में विभाजित है, किडनी अगर दो भाग में विभाजित है, एक हो गया ये बाहरी भाग और दूसरा हो गया आंतरिक भाग। आंतरिक आंतरिक भाग हो गया। अगर किडनी बाहरी और आंतरिक भाग में विभाजित है तो बाहरी को कहते हैं हम लोग कॉर्टेक्स और आंतरिक को कहते हैं मेडुला। आंतरिक को कहते हैं मेडुला। बस समझ में आ गई? मैम थोड़ा ऊपर सेट कर दीजिए कैमरा। क्या करते हैं? कैमरा थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, दिखेगा। ठीक है, बस ठीक है मैम, थोड़ा और। देखो कॉर्टेक्स लिखा है, उसको थोड़ा नीचे और लिख लो। कॉर्टेक्स, CORTEX दिख रहा है अब? यस मैम। देखो, किडनी पेयर्ड होती है, मेटानेफ्रिक होती है, बाहरी कॉर्टेक्स और आंतरिक मेडुला में विभाजित होती है। दूसरी बात, यूरिया को उत्सर्जित करते हैं। यूरिया उत्सर्जित करते हैं। यूरिया उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। यूरिया उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? यूरियोटिलिक यूरियोटिलिक एनिमल कहते हैं। एनिमल कहते हैं। बस समझ गए? दूसरी बात क्या है? रेस्पिरेशन यानी श्वसन लंग्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा यानी फेफड़ों के द्वारा होता है। लंग्स के द्वारा होता है। लंग्स को फेफड़े बोलते हैं, के द्वारा होता है। लंग्स के द्वारा होता है रेस्पिरेशन। फिर दूसरी बात आती है यहाँ पर, ये तो रेस्पिरेशन हो गया जो कि लंग्स के द्वारा होता है। फिर दूसरी बात यहाँ पे आती है, किडनी हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और आता है प्रसंचरण तंत्र में हृदय यानी हार्ट। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड पाया जाता है। 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, और यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं। विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब होता है बच्चों को जन्म देने वाले। अपवाद जो है वो अलग है। बच्चों को जन्म देने वाले को जन्म देने वाले, लेकिन जो अपवाद है वो अलग से लिखेंगे, देने वाले। बस समझ गया? अपवाद को हम अलग से लिख लेंगे। विविपेरस यानी बच्चों को जन्म देने वाले। तो ये जो अपवाद है, ये जो एग-लेइंग मैमल कौन सा है, एक्वेटिक मैमल कौन सा है, टेरेस्ट्रियल मैमल कौन सा है, ये सब अलग से लिख लेंगे। ये हम लोगों के करेक्टर हुए। दूसरी बात, अब उदाहरण में जो अपवाद है उसका हम उदाहरण लिख रहे हैं। जैसे
उड़ने वाला फ्लाइंग मैमल कौन है? फ्लाइंग मैमल कौन है? किसी को पता है? उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? फ्लाइंग मैमल कौन है? फ्लाइंग मैमल कौन है? किसी को पता है? बैट। उड़ने वाला स्तनधारी है बैट। बात समझ गए? दूसरा, एक्वेटिक मैमल कौन है? किसी को पता है? एक्वेटिक मैमल है वेल, यानी वेल मछली है। ठीक है। और टेरेस्ट्रियल तो सब ही हैं। टेरेस्ट्रियल तो सब ही हैं। काऊ, डॉग, कैट, रैट, ये सब जितने भी हैं वो सब टेरेस्ट्रियल जो मैमल हैं वो सब टेरेस्ट्रियल हैं, हम लोगों के मैमल के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। लॉयन, टाइगर, पैंथेरा, लियो, टिग्रिस, फेलिस डोमेस्टिकस, फेलिस इंडिकस, ये सब जितने कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सब जितने हैं वो सब हम लोगों के मेमेलिया को बिलोंग करते हैं। जिनके पास मेमेरी ग्लैंड पाई जाती है वो मेमेलिया को बिलोंग करते हैं। जो जंतु ओविपेरस थे, जो मैमल ओविपेरस थे, वो भी बच्चों को अपनी स्तन ग्रंथियों से ही फीड कराते थे, इसीलिए उनको मेमेलिया में रखा गया है। बात समझ गए? जो जंतु मैमल थे लेकिन एग ले करते थे, एग ले करने के बाद भी वो अपने बच्चों को अपने मिल्क ग्लैंड से फीड कराते थे, इसलिए उनको हम लोगों ने मेमेलिया में रखा है। उसी के साथ ये चैप्टर आज हम मम्मी लोगों का बैट, खत्म हो। क्या चीज? मम्मी बैट क्या बच्चे चीज? देता है या अंडे देता है? कौन? बैट? फ्लाइंग मैमल बैट है। हाँ हाँ, बच्चों को जन्म देता है। बस इसको फ्लाइंग मैमल, इसमें प्रॉपर वो नहीं है, विंग्स नहीं है, वो उंगलियों के बीच का पेटेजियम है। पेटेजियम है जो उड़ने में हेल्प करता है। अदरवाइज इनमें कोई विंग्स नहीं है कि बटरफ्लाई की कैटेगरी को बिलोंग करने वाले फोर लिम्ब हिंड में मॉडिफाइड हो जाए। नहीं, इसमें एक पतवार की तरह होता है, बॉडी को ऐसे चिपका लेता है, फिर ऐसे खोल देता है तो उड़ने में हेल्प मिल जाती है। बात समझ गए? मैम तो ये अपवाद हम क्या है लोग, इसमें? क्या चीज अपवाद? अपवाद ये है कि कोई स्तनधारी उड़ता नहीं है, ये अपवाद है। स्तनधारी के पास यूटरस है, यूरिनरी ब्लैडर है, किडनी है, बोन सॉलिड है। यही अपवाद है कि बोन सॉलिड होने के बावजूद, मैमल में होने के बावजूद ये उड़ रहा है। यही तो अपवाद है। कोई ऐसा स्तनधारी नहीं है जो उड़े, और कोई ऐसी बर्ड नहीं है जो उड़ने में सक्षम नहीं है तो उसके अंदर कोई अपवाद ना हो। अगर सारी बर्ड हॉलो बोन वाली है तो वो थोड़ा बहुत उड़ लेती है, चाहे जमीन से थोड़ा ही उड़े। हम लोगों में उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती कि अगर हम छत में ये टेबल रखा हुआ उससे कूद जाए तो दैट इज अ फ्लाइंग। ये उड़ना नहीं है। अगर उड़ेंगे तो ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे और धम से गिर पाएंगे। तो हम लोगों में उड़ने का करेक्टर नहीं है। यही अपवाद है कि इसके अंदर उड़ने का करेक्टर है। हाँ हाँ, बोलो, बोलिए। तो मैम स्पीड सीखोगे? क्या चीज? आपकी आवाज नहीं आई जी, बताएं, कुछ कह रहे हैं? नहीं मैम, हो गया सॉल्व। ये हो गए ना? बट जो हाँ, ये स्पेसिफिक है। कुछ स्पेसिफिक करेक्टर अगर किसी में पाए जा रहे हैं तो वही हम लोगों का क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये सेट है कि कोई मैमल उड़ता नहीं है। और अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि फ्लाइंग मैमल बताओ तो मेरा दिमाग बैट की तरफ नहीं जाता, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को यही तैयार रहता है कि बैट बर्ड है क्योंकि वो उड़ रही है। बात समझ रहे हो? कोई ऐसा मैमल बताओ जो एग ले करता है तो हम लोग का दिमाग एग लेइंग की तरफ जाएगा नहीं। एग लेइंग की तरफ क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अंडे देने वाला कोई मैमल होता नहीं है। लेकिन वही क्वेश्चन हमारा जिधर दिमाग नहीं जाता वही क्वेश्चन बन जाता है कि एग लेइंग मैमल है और उसका नाम प्रोटोथीरिया है। बात समझ रहे हो? इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप लोग अपनी तरफ से भी इसको कंप्लीट करिए। ये तो हमने कंप्लीट किया, खुद से पढ़ो, खुद से डाउट लगाओ, डाउट आए उसको हमसे डिस्कस करो, तब ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। मतलब इस चैप्टर का थर्सडे सुनना टर्न है, लेकिन इस चैप्टर को हम सुनेंगे फ्राइडे को। पूरे चैप्टर को फ्राइडे को सुनेंगे एक एक पर्सन से। जिसको जो डाउट है वो फ्राइडे से पहले हमसे डिस्कस कर सकता है। फ्राइडे से पहले कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आया, वो टॉपिक नहीं समझ में आया, तो हम बता देंगे इसको। फ्राइडे को हमें फाइनली सुनाना है। बात समझ के? और अब हम लोग नया चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, न्यू चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लो।
डन मैम। हो गया? रब कर दें? यस सर। आज हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा और वो न्यू चैप्टर क्या होना चाहिए हम लोगों का? बोलो जी। साकिब, जुल्फिकार, जगतपाल, न्यू चैप्टर क्या मैम होना प्लांट चाहिए? किंगडम। मैम प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम शुरू कर दें? मैम कुछ भी कर दीजिए। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ भी शुरू कर दें? प्लांट किंगडम पढ़ोगे उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो ये यूनिट हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। सेल इधर कंप्लीट हो चुका है। सेल जिसको पढ़नी है तो वो अपना बैकअप क्लास लगवा के पढ़ सकता है। जिन लोगों की छुट्टी जैसे जुल्फिकार उसकी सेल छुट्टी हुई है ना जुल्फिकार? अब आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज प्लांट किंगडम। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज प्लांट किंगडम। हम लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा था बच्चों। तो जब हम कहते हैं किंगडम तो इसका मतलब होता है कई सारे फाइलम उसमें इंक्लूडेड है। जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। बस समझिए, टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। लिनियस बस में कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। ठीक, कैरोलस लिनियस है जिन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस ने प्रपोज्ड किया है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को। proposed binomial nomenclature। binomial nomenclature। nomenclature बस समझिए, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति। इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। देखो हमने क्या कहा कि हमको क्लासिफाइड करने की किसी भी चीज को क्यों नीड पड़ी। अगर हम किसी चीज को क्लासिफाइड नहीं करते हैं तो हमको उसकी स्टडी करने में दिक्कत आने लगती है कि कौन प्लांट है कौन एनिमल है। ये तो हमने स्टडी करके बता दिया कि जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो प्लांट है और जो नहीं कर रहा है वो एनिमल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, वो एनिमल नहीं है। तो उनको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, उनको किस जगह पे रखा जाएगा? तो उसी के बेसिस पे हमने पहले क्लासिफिकेशन देखा। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन की एक ब्रांच बनाई जिसको हम लोगों ने कहा टैक्सोनॉमी। और जब हमने कोई ब्रांच बनाई तो उसका कोई ना कोई फादर जरूर होगा। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को कह दिया कैरोलस लिनियस। और जब इसको प्रपोज्ड किया जिसने, इन्होंने कैरोलस लिनियस ने किस चीज को प्रपोज किया? इन्होंने द्विनाम पद्धति को प्रपोज किया। द्विनाम पद्धति में क्या आता है बेटा? अगर हम किसी चीज के दो नाम रखते हैं तो एक होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है साइंटिफिक नेम। अगर हम कहते हैं कि ये कॉमन नेम और ये साइंटिफिक नेम है तो कॉमन नेम हर 100 मीटर की दूरी पे बदल जाता है। हम लौकी को लौकी कहेंगे, तुम उस चीज को कुछ और नाम से बुलाओगे, वो और 100 मीटर 100 किलोमीटर दूर जाओगे तो वो लोग कुछ किसी और नाम से बुलाएंगे। कानपुर में किसी चीज को कुछ और कहते हैं, बनारस में कुछ और कहते हैं, मुरादाबाद में कुछ और कहते हैं। तो ये नाम बदल गया। तो इसके कैरेक्टर्स की स्टडी नहीं हो पाती। अगर सब लोग नाम बदलते तो हम किसको किस नाम से जानते। तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, दो नाम बनाओ, एक कॉमन जो सबको सुविधा लगे और एक साइंटिफिक जिसको नॉलेज है वो पढ़ सके। भाई गांव के लोग जिनको नहीं नॉलेज है उनको हम द्विनाम पद्धति बता दें और वीट का साइंटिफिक नेम बताएं कि ट्रिटिकम एस्टाइवम दे दो तो वो कहेगा ज्यादा पढ़ के पागल हो गए हैं। वो बाहर का रास्ता दुकान के दिखा देगा कि भैया बाहर जाके बैठो। बात समझ गए?
तो हम वहां पर जाके गेहूं कहेंगे कि क्यों गेहूं हिंदी और कॉमन नेम है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस मैम। आ रही है ना? इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? ऐसा तो नहीं कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आ रहा हो? देखो उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है। तो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, यानी किस पे आधारित है? बेस्ड ऑन सिमिलरिटी यानी समानता और डिसिमिलरिटी, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी यानी समानता और असमानता पे बेस्ड है। ठीक, अगर समान है तो क्लास 1 में रख दो, अगर विपरीत है तो दूसरे क्लास में रख दो, अगर अलग अलग है तो सबका अलग क्लास बना दो। बस समझ में आ गई बात? इतनी समझ में आई? हमने क्या बोला कि हमको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है, तो हम तो ये जान गए हैं कि ये जो स्वतः भोजन बनाए वो प्लांट है, जो स्वतः भोजन ना बना पाए वो जंतु है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो स्वतः भोजन नहीं बना पाते लेकिन वो जंतु नहीं है, तो फिर वो क्या है? उनके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा कि किससे क्या करें जिससे ये सब स्टडी इजी हो जाए। तो उस चीज को करने के लिए हमने सबसे पहले कहा कि एक ब्रांच बनाओ जिसमें क्लासिफिकेशन, जिसका नाम रखो क्लासिफिकेशन, और उस क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करें कि किसी को सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे डिवाइड कर दें। जितने सिमिलर है उनको अलग कर दे, जितने डिसिमिलर है उनको अलग कर दे, जितने मीडियम है उनको कनेक्टिंग लिंक बना दे, जो दो लोगों के कैरेक्टर पाए जाते हैं उनको कनेक्टिंग लिंक बना दे। तो जब क्लासिफिकेशन है तो उसको भी कोई ना कोई पढ़ने वाला एक फादर आया होगा, तो उस ब्रांच को जिसमें क्लासिफिकेशन की स्टडी की जाती है उसको कह दिया टेक्सोनॉमी। और इसके जो फादर है कि क्लासिफिकेशन के फादर यानी टेक्सोनॉमी के फादर कौन है? वो है कैरोलस लीनियस। और जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने प्रपोज किया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति। बात समझिए? अब हम क्या देखते हैं किंगडम क्या है। तो किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, जीनस और स्पीसीज। बस समझ गए? तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये पूरा एक क्लासिफिकेशन है जिसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली, जीनस और स्पीसीज आ जाएगा। तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम किंगडम। बस समझे? यानी कई फाइलम का ग्रुप जिसको हम लोग किंगडम बोलते हैं। प्लांट के केस में फाइलम को डिवीजन के नेम से जानते हैं, प्लांट के केस में फाइलम को डिवीजन के नेम से जानते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? हमने क्या यस कहा? मैम। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक, हमने कहा कि क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, smallest unit of classification, unit of classification is known as, classification is known as, is known as, known as classification is known as smallest unit of classification is known as species। बात समझ गया? यानी अब हम कई जगह पर अगर एनिमल का केस है तब हम इसमें लिखते हैं फाइलम, और अगर यही केस लिख लिया कि नहीं लिखा? क्यों बच्चों, लिख लिया कि नहीं? यस मैम। रब कर दे? यस मैम। ये पूरा लिख चुका है ना तुम लोगों का? यस मैम। ठीक, स्क्रीनशॉट लिया गया है? यस मैम। स्क्रीनशॉट को कॉपी पे नोट कर लेना। यस मैम। नहीं पता लगा कॉपी पे नोट ना हो, स्क्रीनशॉट मोबाइल पे ही रह जाए।
मोबाइल का फॉर्मेट हो, स्क्रीनशॉट भी फॉर्मेट हो जाए, फिर मिलेगा नहीं दोबारा पढ़ने की। अब जरा देखते हैं, अब हम लोग देखते क्या है कि किंगडम डिवीजन, फाइलम, किंगडम डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज हम लोगों ने पढ़ लिया। तो जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर था उसमें एक नाम था बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में, नोमेनक्लेचर में एक नाम था कॉमन नेम और दूसरा नाम था साइंटिफिक नेम। और इस साइंटिफिक नेम पे भी दो नाम थे। मतलब साइंटिफिक नेम जब लिखा जाता है जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो ये होता था जीनस और ये होता था स्पीसीज। जीनस हो गया मैंगीफेरा, इसको कैपिटल से लिखते थे, इसका पहला लेटर कैपिटल से लिखते थे। और इंडिका हो गई स्पीसीज, तो इसको स्मॉल से लिखते हैं। बात समझ गया? ये साइंटिफिक नेम में होता है। और चाहे कोई भी आम खाए, हम खाएं, आप खाओ या कोई भी खाए, चाहे कोई भी आम खाए वो आम होगा, मैंगीफेरा इंडिका ही उसका बोटेनिकल नेम होगा। कोई आम का नाम चेंज नहीं होगा, चाहे आप दूसरे सिटी में चले जाएं, लोग वहां कुछ और बोलते हो, लेकिन चेंज नहीं होगा आम का नाम। तो इसको बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। बात इतनी समझ में आ गई? मैंगीफेरा इंडिका। अब आते हैं कॉमन नेम में। कॉमन नेम मैंगो, लंगड़ा, टेढ़ा, बड़ा, सफेदा, ये सही कॉमन नेम आते हैं। लेकिन चाहे लंगड़ा हो, सफेदा हो, बड़ा हो, तोतापारी हो, कैसा भी हो, होगा कैसा? मैंगीफेरा इंडिका होगा। कैसा? मैंगीफेरा इंडिका। बात इतनी समझ में आ गई? यस मैम। बात इतनी समझ में आ गई? अब देखो हम लोग क्या कहते हैं कि जो प्लांट का एक ग्रुप है जिसका नाम है थैलोफाइटा, जिसका नाम हम लोगों को आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मोनेरा को बिल्कुल अलग कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या थैलोफाइटा आता है, तो थैलोफाइटा में हम लोग देखते हैं थैलोफाइटा में बैग, जो बॉडी बैग लाइक होती है, बॉडी थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक का मतलब होता है, थैलस लाइक का मतलब होता है बॉडी बैग लाइक, बॉडी बैग लाइक बॉडी पाई जाती है, जिसमें ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होते हैं। बैग लाइक बॉडी पाई जाती है, यानी थैलीनुमा संरचना है, लाइक पाई जाती है, यानी थैलीनुमा संरचना है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे नाली में काई लग जाती है, तो नाली में जो काई है उसका कोई शेप नहीं होता है, एक इतनी जगह लगी, फिर लगती चली गई, फैलती चली गई। क्यों? क्योंकि उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देगी कि उसको रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों में रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे पार्टनर की नीड पड़ती है, इन लोगों में वो भी नीड नहीं पड़ती है। जब करना हुआ अनफेवरेबल कंडीशन में तब जरूरत पड़ती है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बात समझ गए? बॉडी थैलस लाइक होती है, ये बैग लाइक बॉडी है, यानी इसमें ट्रू रूट लीफ स्टेम, ट्रू रूट, मैम थोड़ी जोर से आवाज नहीं आ रही। इसमें ट्रू रूट लीफ स्टेम प्रेजेंट होते हैं। अब आ रही है? ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बस समझ गए? ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होते हैं। बॉडी कैसी होगी? थैलस लाइक बॉडी पाई जाएगी। मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस, मॉइस्ट सैडी एंड डैम्प एरियाज में ग्रो करते हैं। बात समझ गए? जहां पर सनलाइट पड़ती है, धूप आती है, टेम्परेचर बड़ा होता है, टेम्परेचर बड़ा होने के बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है, तो उस तरीके के टेम्परेचर में ये एलगी ग्रो कर जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? मैम ये ट्रू लीफ क्या है? ट्रू रूट लीफ स्टेम, जैसे हम लोगों में रूट का करेक्टर है, रूट का क्या करेक्टर है कि प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, टर्सरी होगी, रूट हेयर होगा। लेकिन जिस समय हम ये कहते हैं कि ट्रू रूट लीफ स्टेम नहीं पाई जा रही, तो इसका मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, रूट एब्सेंट है। मतलब रूट एब्सेंट है, इसका मतलब तो ट्रू रूट लीफ स्टेम रूट लाइक स्ट्रक्चर बट प्रॉपर रूट नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बट प्रॉपर लीफ नहीं, प्रॉपर लीफ के करेक्टर के नहीं पाई जाती। स्टेम है, लेकिन स्टेम भी प्रॉपर लकड़ी की तरह नहीं बना हुआ है। बात समझ गए इतनी? मैम इससे नीचे वाले क्या है? किसके नीचे वाले का?
मॉइस्ट एंड सैडी यानी नमी और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, दलदली जमीन पर पाए जाते हैं। ओके। ठीक है, नोट हो गया? नोट कहाँ करना है, लेना तो स्क्रीनशॉट है ना, ले लो। और इसके आगे टॉपिक हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आ जाएगा हम लोग प्लांट किंगडम में फाइकोटा ग्रुप यानी स्टडी ऑफ एल्गी। ओके मैम, ले लिया। ओके थैंक यू मैम। ओके बेटा, समझ में आ गया बेटा? जो न्यू स्टूडेंट थे उनको समझ में आया? यस मैम। अच्छे से क्लियर हो गया सब? यस मैम। ठीक है ठीक है।